नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। अब चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है कि छत्तीसगढ़ की किसानों को लेकर सरकार की तरफ से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं का फायदा सीधा जो है छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के जब किसानों की बात की जाती है तो वहां पर जब धान के जो खेती करने वाले किसान हैं उनके सामने कई प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है, जिसको लेकर कई सवाल भी आते हैं कि आखिरकार किसानों की समस्या का समाधान करने की जो बात कही जा रही है वो कितनी सच है। छत्तीसगढ़ में लगातार जो है कांग्रेस और जो है बीजेपी और अलग अलग सरकारें वहां पर रही हैं, लेकिन धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों की हालत कई बार देखा जाता है कि दयनीय बनी हुई होती है। किसान जो है वो कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है और किसानों की आय दोगुनी करने की जो बातें सरकार जो करती है वो सारे दावे और वादे खोखले साबित हो जाते हैं। बात जब छत्तीसगढ़ के युवा वर्ग की होती है तो युवा वर्ग को भी लगातार जो है वहां की सरकारें रोजगार देने की बातें करती हैं। छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित इलाका है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा जो इलाका है वो नक्सल प्रभावित है और वहां पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार सरकारें विकास करने की बातें करती रही हैं और विकास को लेकर जो दावे और वादे किए जाते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से, तब उसमें कई खामियां निकलकर सामने आती हैं क्योंकि वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं होती। सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर गायब होते हैं, ओपीडी वहां पर जो है नहीं खुलती और अगर खुलती है तो वहां पर सभी दवाइयां उपलब्ध नहीं होती। छत्तीसगढ़ के जो सरकारी जो है हॉस्पिटल हैं और जो नक्सल प्रभावित इलाकों में वहां पर जो है हॉस्पिटल बनाए गए हैं, कई बार वहां पर जो है उचित इलाज नहीं हो पाता है, जिसके चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब बात छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के सरकारी स्कूलों की जाती है तो वहां पर जो है स्कूलों में अध्यापक नहीं होते या फिर वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं या फिर डर का माहौल वहां पर बना होता है, तो जिसके कारण अनेक अनेक प्रकार की जो है परेशानियों का सामना वहां पर लोगों को और बच्चों को, मासूमों को करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि छत्तीसगढ़ में जो युवा वर्ग और साथ ही महिलाओं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों या फिर किसी भी तबके का विकास की जब बात की जाती है तो छत्तीसगढ़ की सरकार उस विकास में तेजी लाने की बात करती है और उसी विकास को लगातार तत्परता दिखाते हुए पूरा करने की बात भी कही जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कई प्रकार की इस तरह की समस्याएं लोगों के सामने है जिसको आज तक पूरा नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के जो है दूर दराज का जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाका है, जो जंगली इलाका है, वहां पर कई बार जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो जनप्रतिनिधि दूर दूर तक दिखाई नहीं देते और लोगों के सामने जब समस्या उत्पन्न होती है तो उनके बीच यहाँ पर जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं देते और तब जाकर उन लोगों को यहाँ पर जो है वो खुद अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जनता किसी भी राज्य और किसी भी शहर की हो, अपने जनप्रतिनिधि को सिर्फ इसलिए चुनती है कि उसका जनप्रतिनिधि उसके इलाके का विकास करेगा। जब उसके ऊपर कोई समस्या आएगी तो उसको लेकर जो है वो अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन कई बार इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं जब दूर दूर तक कोई जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं देता। छत्तीसगढ़ में अगर मौजूदा सरकार की बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल वहां पर मुख्यमंत्री हैं और अगर पूर्व की सरकारों की बात की जाए तो एक के बाद एक सरकारें बदली लेकिन लोगों के हालात नहीं बदले। रोजगार को लेकर जब लगातार जो बातें कही जाती हैं, जब चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद जब सरकारें बन जाती हैं और सत्ता पर काबिज पार्टियां हो जाती हैं, तब वो सभी वादे भूल जाते हैं। तब ये सवाल और भी लाजमी हो जाता है कि आखिरकार दावे और वादे करने वाली पार्टियां, नेता, जनप्रतिनिधि वो अब कहाँ हैं, वो गायब क्यों होने लगे। जब समस्या उत्पन्न होती है तो वो दिखाई नहीं देते और सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न हो जाता है कि जब चुनाव का वक्त होता है तो सभी जनप्रतिनिधि जनता के बीच होते हैं और दावे और वादे करते हैं। लेकिन तब जब इस तरह की कोई घटना होती है या फिर किसानों की किसी फसल को लेकर कोई मांग की जाती है या फिर प्रकृति की मार के चलते किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, तब ये देखा जाता है कि यहाँ पर किसानों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है और उसका समाधान कैसे होगा। तब सरकारों की आवश्यकता होती है उन किसानों को, जो बेचारे लाचार किसान जो है परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। जब उन किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं तो तब ये सवाल उठता है कि आखिरकार क्या किसानों को कर्जा में जो है जो उन्होंने लिया है उसको चुकाने के लिए कुछ यहाँ पर छूट दी जाएगी, क्या किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पूंजीपतियों के कर्जों को माफ करने को लेकर सरकार कदम उठाती रहती है तो ठीक उसी प्रकार से किसानों की भी उम्मीदें जो है सरकार से बढ़ जाती हैं। लेकिन कई बार इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती है कि यहाँ पर अगर किसी किसान ने
1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए का लोन किसी बैंक से लिया है और उस लोन को चुकाने में वो असमर्थ रहा, तो उसके घर बार बार नोटिस दिए जाते हैं और उसके घर की नीलामी तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी और इस तरह की और इस प्रकार की समस्याएं जो है वो लगातार किसानों के सामने उत्पन्न हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार वहां के किसानों को लेकर क्या कदम उठा रही है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के किसानों की। आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किसान ने लगातार जो है अपनी फसलों को अच्छा बाजार के मांग वो लगातार करते रहे हैं। किसान ये मांग यहाँ पर करते हैं कि उन्हें जो है वक्त पर यूरिया दिया जाए। सरकार की तरफ से यूरिया भी उचित मात्रा में देने की बात कही जाती है, लेकिन इस बार भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से किसान सड़कों पर उतरकर सरकार से यूरिया ना मिलने की जो है शिकायत करने और अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश में जुटे थे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों को वक्त पर यूरिया नहीं मिला, पर जो है भरपूर मात्रा में जितनी आवश्यकता थी किसानों को यूरिया की यहाँ पर जो है पूर्ति नहीं की गई। तब जो है किसानों की फसलों पर उसका असर हुआ। और जब बात यहाँ पर सरकार और किसानों के बीच के समन्वय की आती है तो उसमें भी यहाँ पर कई बार जो है बातचीत नहीं हो पाती, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चलने लगते हैं। लेकिन अगर वक्त पर किसानों को फसलों में जो है उर्वरक शक्तियाँ डालने का जो है मौका नहीं मिलेगा, वक्त पर उन्हें यूरिया नहीं मिलेगा, कीटनाशक दवाइयाँ जो लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं वो महंगी होती जा रही हैं, अगर उसका छिड़काव वक्त पर नहीं किया जाएगा तो किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार क्या और किस तरह से जो है यहाँ पर जो है सरकारें किसानों को लेकर कदम उठा रही हैं और किसानों को लेकर जो यहाँ पर कदम उठाने की बातें सरकार करती हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब दावे और वादे खोखले यहाँ पर साबित हो जाते हैं। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अब युवा वर्ग की। एक बड़ा तबका छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की मार झेल रहा है। युवा वर्ग लगातार सरकार से मांग करता है कि यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार कोई कदम उठाए, जितने यहाँ पर सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरने का काम करे, जितनी यहाँ पर स्थान है उसको कैसे भरा जाए उसको लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए। चुनाव से पहले तो युवा वर्ग से भी लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद युवा वर्ग को भी भुला दिया जाता है। हमारा देश एक युवा पीढ़ी देश है, लगातार जो है और किसी भी राज्य में चुनाव होता हो और वहां पर जो है लगातार जो दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद उन दावों की हवा निकल जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लगातार जो है संविदा कर्मी यहाँ पर, चाहे वो किसी भी विभाग के संविदा कर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले हों या फिर बिजली विभाग में काम करने वाले हों, लगातार संविदा कर्मी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर डटे हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ पर उनकी मांग ये होती है कि किस तरह से उन्हें परमानेंट यहाँ पर सरकार करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि लगातार जो है बिजली विभाग में भी कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर जाते हुए दिखाई देते हैं। और जब बिजली कर्मचारी जो संविदा कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं उन्हें यहाँ पर कई बैनर का भी साथ मिलता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ पर कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद, तो वहाँ पर बिजली की समस्या उत्पन्न हो जाती है, लोगों के सामने संकट खड़ा हो जाता है क्योंकि बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। और अगर कहीं पर बिजली की आपूर्ति जो है किसी वजह से जो है बंद हो रही है तो उसको सुचारू रूप से चलाने वाला कोई नहीं होता, उसका खामियाजा भी आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का जो काम यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मी करते हैं। और आपको बता दें कि दावे और वादे भी यहाँ पर नेताओं और मंत्रियों की तरफ से किए जाते हैं उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, लेकिन उन दावों और वादों की हवा तब निकल जाती है जब कोई समाधान नहीं होता। जो वक्त मुकम्मल किया जाता है, जो एक तारीख मुकम्मल की जाती है कि इस तारीख तक, इस महीने तक आपकी जितनी भी मांगे हैं उन सभी को मान लिया जाएगा, लेकिन वक्त बीतता है और तारीख भी नज़दीक आ जाती है, वो महीना भी आ जाता है और लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता। फिर से वही अपना पुराना रवैया अपनाने को मजबूर हो जाते हैं संविदा कर्मी और सड़कों पर उतरकर काम को बंद कर ठप कर देते हैं और उसके बाद हड़ताल पर चले जाते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो है छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो है युवा वर्ग बेरोजगारी का जो है मार झेल रहा है और लगातार जो है छत्तीसगढ़ का युवा यहाँ पर नौकरी की मांग करने को लेकर लगातार यहाँ पर ये कोशिश करता है कि छत्तीसगढ़ की जनता लगातार जो है सरकारों से उम्मीद करती है कि उनकी जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारा जाए और उन सभी योजनाओं को पूरा करने का काम किया जाए। लेकिन सरकार योजनाएं तो बना देती है, कई बार जो है उन योजनाओं का फायदा आम जनता को नहीं मिल पाता, जो पात्र लोग हैं उसका लाभ वो नहीं उठा पाते हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ उनमें से यहाँ पर ऐसे अधिकारी होते हैं जिनकी लापरवाही के चलते
पात्र लोग जो है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और जो अपात्र हैं उनको सीधा फ़ायदा पहुंचा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पात्र लोग हैं, जो हितग्राही हैं, उनको फ़ायदा क्यों नहीं हो पाता? उसका खामियाजा वो लोग क्यों भुगत रहे हैं? लेकिन यहाँ पर कुछ लापरवाह अधिकारी होते हैं जिनकी वजह से इस तरह की घटनाएं, इस तरह के मामले सामने आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर जो है सरकार क्या कदम उठा रही है? बात वो यहाँ पर जो है बिजली विभाग के ही संविदा कर्मियों की नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर संविदा कर्मी यहाँ पर कार्यरत हैं और वो भी लगातार अपनी कई मांगों को लेकर लंबे वक्त से जो है सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की लगातार जो है वो विज्ञापन यहाँ पर जो है देती है और लगातार ज्ञापन के माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार तक हमारा ज्ञापन पहुंचेगा, हमारी मांगे पहुंचेंगी और सरकार उन पर विचार करेगी। अगर इसी तरह से लगातार जो है छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर चाहे वो कोई सा भी विभाग रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग हो या फिर बिजली विभाग या फिर और बाकी तमाम विभाग के लोगों के यहाँ पर कर्मचारियों की बात की जाए, अगर कर्मचारियों को लेकर जो जनता से उस दौरान यहाँ पर वादे किए गए थे चुनाव से पहले पार्टियों की तरफ से और उन वादों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा विधानसभा का, फिर से जनता का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। फिर से जो है इसकी नाराजगी का असर देखने को मिलेगा और इसका नुकसान भी यहाँ पर सरकार को उठाना पड़ सकता है। और छत्तीसगढ़ के अगर नक्सल प्रभावित इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर जो है सुविधाओं को लेकर जो दावे और वादे किए जाते हैं, जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के विकास को लेकर जो लगातार बातें करते हैं, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास हो रहा है? क्या जो जनप्रतिनिधि है वो वाकई में ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़ा है? और जो आपसे उन्होंने यहाँ पर विकास करने की जो बात कही गई थी, क्या उसको पूरा करने का काम किया गया है या नहीं? ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन परिवहन की व्यवस्था को लेकर भी लगातार जो है छत्तीसगढ़ में समस्या उत्पन्न होती रही है, क्योंकि उबड़-खाबड़ रास्ते होने के बाद वहाँ पर जो है परिवहन की भी समस्या बड़ी है। उसको भी दूर कैसे किया जाए? जो पहाड़ी इलाकों में या फिर जो जंगली इलाकों में गाँव बसे हैं, जो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, वो लोग उनको कैसे वहाँ पर जो है इलाज मिलेगा और कैसे जो है व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है ताकि उसका सीधा फायदा नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को मिले, आदिवासी लोगों को मिले। लेकिन आपको बता दें कि जब यहाँ पर जो है परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती है तो तब कई और सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको अच्छे अस्पताल तक जो है पहुँचाने में वक्त लग जाता है। परिवहन की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है और रास्ते उबड़-खाबड़ हैं। उसको लेकर सरकार को यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि आखिरकार हमारी जनता जो हमें यहाँ पर चुनकर भेजती है और अब हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। और बात जब छत्तीसगढ़ के इन इलाकों की होती है और दूसरी तरफ अगर बात किसानों की, जो यहाँ पर जो है जिनके माध्यम से ही हमारे छत्तीसगढ़ को यहाँ पर धान का कटोरा कहा जाता है, अगर उन किसानों की भी यहाँ पर जो है सुनवाई नहीं होगी, उन किसानों को भी यहाँ पर जो है टाइम से और वक्त पर सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये भी नाराजगी बड़ी होती चली जाती है। अगर इतने बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ का किसान धान उगाने की यहाँ पर जो है बात कर रहा है और काम करता है, अपनी फसलों को बाजार में पहुंचाने का वो जो है ये उम्मीद करता है सरकार से कि अच्छा बाजार उपलब्ध होगा ताकि उनकी फसलों का अच्छा दाम उन किसानों को मिल सके, ताकि वो अपना कर्ज भी चुकाए और साथ ही अपना जीवन यापन भी सही तरीके से करे। उसको लेकर भी सरकार कितनी सतर्क और जो है सजगता से काम कर रही है। और दूसरी तरफ अगर बात यहाँ पर इसी तरीके से की जाए कि आखिरकार जो है किसानों को लेकर जो यहाँ पर दावे और वादे किए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से, उसमें कितनी सच्चाई है? उसको लेकर क्या वाकई में सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है? क्या वाकई में सरकारें जो हैं किसानों को लेकर कदम उठा रही हैं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल ये भी होता है जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके, जंगली इलाके हैं, वहाँ पर जंगली जानवरों का काफ़ी डर बना रहता है। कई बार बड़े-बड़े झुंड हाथियों के वहाँ से रिहायशी इलाकों में निकल आते हैं और जो कि रिहायशी इलाकों में आकर वहाँ पर काफ़ी तांडव मचाते हैं, जिसके चलते वहाँ पर काफ़ी नुकसान होता है। और इसी नुकसान की भरपाई को लेकर फिर वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचने की बात करते हैं, जायजा लेते हैं कि यहाँ पर किसका कितना नुकसान हुआ और फिर उसका मुआवजा देने की बात करते हैं। लेकिन जो डर की स्थिति उन गाँव के लोगों में वहाँ पर बनी होती है उस वक़्त, उसको कौन महसूस करेगा? कई मर्तबा इस तरह की घटनाएं लगातार जो है वो देखने को मिलती है कि जंगल इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान जंगली जानवरों ने पहुंचाया और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यह भी एक बड़ा अहम सवाल है।
बात अगर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की जाए तो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार के ऊपर कई मर्तबा सवाल खड़े हुए और कई बार लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर कहीं कमी है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ की आवाम भी यहाँ पर यही चाहती है कि वहाँ की जनता को कानून व्यवस्था के हिसाब से सही तरीके से कानून व्यवस्था को धरातल पर उतारा जाए। बात जब छत्तीसगढ़ की आवाम की होती है और बात जब छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की होती है तो माँ बेटियों की यहाँ पर जो है इस तरह के जब मामले हत्याएं जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो उन कानून व्यवस्था को लेकर भी जो दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं उसकी पोल खुल जाती है। कई बार इस तरह की घटनाएं और इस तरह के हादसे हो जाते हैं जिसका अनुमान लगाना भी मुमकिन नहीं होता। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकारों को कदम उठाने की आवश्यकता है और कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और जो लूटपाट घटनाएं जैसी लगातार यहाँ पर बढ़ती हैं उसको भी रोकने का काम किया जाए। साइबर क्राइम से जुड़े हुए भी मामले लगातार छत्तीसगढ़ में सामने आते हैं और साइबर क्राइम के मामलों को कैसे रोका जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, उसको लेकर भी जो है शासन प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। और बात अगर इस पूरे कोरोना काल की अगर की जाए और वैक्सीनेशन की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर भी लगातार अभियान चलाने की बात कही जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे अभियान में छत्तीसगढ़ की जो आबादी है उसमें से कितने प्रतिशत लोगों ने अभी तक वैक्सीन को लगवाया है, कितने फीसद लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर पहले डोज ली और कितने फीसद लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर सेकेंड डोज ली है। क्योंकि कोरोना काल के चलते भी जो सरकारी गाइडलाइन है, जो सरकार के जो गाइडलाइन को बनाया गया, कानून को जो है बनाया गया है कोरोना को लेकर, उसका पालन सभी को करना चाहिए। क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार, आपके साथ रहने वाले आपके अजीज दोस्त और आपका देश सुरक्षित रहेगा। अगर आप लापरवाह के तौर पर लगातार बाहर निकलते रहेंगे और सरकार की जो कोरोना गाइडलाइन बनाई गई है उसका आप उल्लंघन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए भी घातक साबित हो सकता है, हम सब के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। वैक्सीनेशन कैंप जो लगाए जा रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि वैक्सीनेशन का जो एक टारगेट रखा गया है सरकार की तरफ से उसको पूरा करने का काम किया जाए। वैक्सीनेशन को लेकर जो अभियान चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से उसमें बढ़ चढ़कर जो है सभी को भाग लेना चाहिए और सभी लोगों से अनुरोध मैं खुद करता हूं कि यहाँ पर की वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन लगवाने का काम करें। इस पूरे कोरोना काल को लेकर जो छत्तीसगढ़ की सरकार अपनी यहाँ पर जो है व्यवस्था को लेकर बात करती है तो क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना व्यवस्था को लेकर जो दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से वो कितना सही है और क्या वाकई में सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर सरकार सही तरीके से और सही दिशा में काम कर रही है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। वैक्सीनेशन की जब बात की जाती है कि वैक्सीनेशन को लेकर कितने कैंप अभी लगाए जा रहे हैं और कितनी क्षमता के हिसाब से लगातार जो है लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और कितने लोगों का एक टारगेट प्रतिदिन रखा गया है ताकि सभी को वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाए, ये सोचना और समझने की आवश्यकता है। सरकारों को वैक्सीनेशन कैंप में एक और सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, अगर वो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पाते उनके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर की है, उसको लेकर भी एक उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि घर पर ही जाकर बुजुर्ग दंपत्ति को यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जाए। बात अब अगर जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है उन तमाम विकास की योजनाओं की अगर बात की जाए तो विकास को लेकर जब सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखा जाए तो यहाँ पर देखना होगा कि आखिरकार कितना विकास हुआ है। जब गांव का रुख किया जाता है तो विकास को लेकर कई गांव ऐसे हैं जहां पर जो है वो कोसों दूर है, वहां पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। शौचालयों की अगर बात की जाए तो वहां पर शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया, गांव में सड़कें नहीं बनी हैं, शमशान घाट तक जाने का रास्ता नहीं है। इस तरह की समस्या जो है वो लगातार सामने आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात जब गाँव के विकास को लेकर पंच और सरपंच की यहाँ पर की जाती है, ग्राम सचिव की अगर बात की जाती है तो उन पर भी कई बार आरोप लगते ये रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो पंच सरपंच और ग्राम सचिव सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर गांव का विकास होगा तो शहरों का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। सबसे पहले गांव को विकसित करना चाहिए ताकि वहां पर मूलभूत सुविधाएं वहां के रहने वाले लोगों को मिले और वहां के जो लोग हैं, जो उनका व्यवसाय है उसको बढ़ाने को लेकर भी सोचना चाहिए सरकारों को कि जो कैंप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं उसका कितना फायदा जो है वहाँ की जनता को मिल रहा है। और दूसरी तरफ बात अगर यहाँ
जो है रोजगार, स्थानीय जो रोजगार हैं उसको लेकर की जाए। जो छोटे उद्योग हैं, जो हथकरघा हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है। और साथ ही अगर आपको यहाँ पर बता दें कि जिस तरीके से सरकार जो है स्टार्टअप करने की बात करती है कि जो युवा वर्ग अगर स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको लेकर सरकार उसके साथ खड़ी है और सरकार की तरफ से पूरी सहायता की जाएगी। उसको लेकर क्या कुछ योजना को बनाकर धरातल पर उतारा जा रहा है और कितने लोगों को इसका फायदा मिल पा रहा है। और अगर बात दूसरी तरफ यहाँ पर की जाए कि जिस तरीके से अगर छोटे उद्योगों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, जितने भी स्थानीय जो है उद्योग हैं, उसमें अगर उन लोगों को यहाँ पर और बढ़ावा दिया जाए तो कहीं न कहीं रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और जो गाँव के बाकी लोग हैं, तो तमाम युवा वर्ग, तमाम लोग हैं, उस रोजगार से जुड़ सकते हैं, उस उद्योग से जुड़ सकते हैं, तो उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा। अब मनरेगा के तहत जो है लोगों को रोजगार देने का दावा सरकारें करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो मनरेगा के तहत युवाओं को या फिर बाकी तमाम लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, क्या वाक़ई में उससे जीवन यापन करना संभव है? क्या वाक़ई में उसमें इतना मेहनताना मिलता है कि एक परिवार खुशहाली से 2 वक़्त की रोटी खा सके? तो इसके साथ ही सरकारों को ये भी सोचना होगा कि अगर कोई यहाँ पर पढ़ा-लिखा युवा वर्ग अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और उसके पास पैसे की कमी है, तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजना को लागू किया जाना चाहिए ताकि वो आसानी से बैंक से लोन उठा सके और उस बैंक में यहाँ पर लोन को लेने के लिए उसे ज़्यादा कागजी कार्रवाई पूरी ना करनी पड़े। ये कागजी कार्रवाई सरकार की तरफ से पूरी करनी चाहिए। छोटे उद्योगों को अगर सरकार बढ़ावा देने लगेगी तो यहाँ पर जो है युवा वर्ग को फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। हमारा गाँव सशक्त बनेगा तो राज्य सशक्त बनेगा, देश हमारा तरक्की करेगा। एक तरफ तो हमारे देश को यहाँ पर कृषि प्रधान देश कहा जाता है और कृषि प्रधान देश में अगर बात जब छत्तीसगढ़ की होती है तो यहाँ पर धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसानों की अनदेखी हो रही है, युवा वर्ग को यहाँ पर जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है और अगर वो रोजगार के अवसर खेती किसानी में ही यहाँ पर ढूंढ रहा है, तो सरकारों की तरफ से उसे कितना सहयोग यहाँ पर किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिरकार जो है युवा वर्ग को लेकर सरकार जो दावे और वादे रोजगार को लेकर करती हैं, सरकारी नौकरियां देने की बात करती हैं और जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की बात करती है, तो हकीकत क्या है उसको लेकर भी सरकार को यहाँ पर जो है टीम का गठन करना चाहिए ताकि वो टीम पूरी रिपोर्ट को तैयार करे कि राज्यों में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका कितना फायदा वहाँ के लोगों को मिल पा रहा है। वो टीम अपना पूरा अवलोकन करे और पूरा रिसर्च करने के बाद ही जो है सरकार को अपनी रिपोर्ट को सौंपे कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका कितना फायदा वहाँ की जनता को मिल रहा है, वहाँ के युवा वर्ग को मिल रहा है। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जो है स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों में क्या वाकई में सही तरीके से सुचारू रूप से योजनाओं को लागू किया जा रहा है और जो दूर दराज के इलाकों से जो है मरीज यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में पहुँचते हैं तो उनको क्या वाकई में वक्त पर इलाज मिल पा रहा है या नहीं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। और दूसरी तरफ बात जब यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के जो है सरकारी अस्पतालों की की जाती है तो लगातार ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो उसी परेशानी को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार अब ठोस कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार जो है सरकारी अस्पतालों में बेड को बढ़ाने की क्षमता लगातार जो है उसको बढ़ा रहा है ताकि यहाँ पर आने वाले वक्त में परेशानियों का सामना किया जा सके। लगातार सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाया जा रहा है और जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर ये काम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। इस तरह का दावा टी.एस. सिंहदेव की तरफ से भी किया गया था। बात जब छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की यहाँ पर होती है तो तब ये सवाल और भी लाजमी बन जाता है क्योंकि बड़ी तादाद में सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं मरीज, तीमारदार भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं अपने मरीजों को लेकर। क्या उन्हें वाकई में यहाँ पर जो है सरकारी अस्पतालों में वो सभी सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं? क्या वाकई में वहाँ पर सभी सुख और सुविधाएं अस्पतालों में हैं? क्या वाकई में डॉक्टर भी अस्पतालों में वक्त पर पहुँच रहे हैं? तो उसको लेकर भी सरकारों को सोचना और समझना चाहिए ताकि लोगों को वक्त पर इलाज मिल सके। अब शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर युवा वर्ग को लेकर अगर वो जो है हाईटेक शिक्षा हासिल करना चाहता है, हाई टेक्नोलॉजी का ज्ञान वो लेना चाहता है, तो दूसरे प्रांतों का रुख उसे ना करना पड़े। दूसरे प्रांतों को लेकर लगातार जो है युवा वर्ग अगर छत्तीसगढ़ से निकलकर
जो है बड़े शहरों की तरफ रुख करता है। अगर बात दूसरे राज्यों में जाने की यहाँ पर युवा वर्ग की हो तो उसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में और क्या कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है। सरकार को यहाँ पर यह भी सोचना चाहिए कि अगर जो है इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो या फिर मेडिकल कॉलेजों में यहाँ पर जो है सीटें बढ़ाने की बात हो तो उसको लेकर भी सरकारों को सचेत होना होगा, ताकि यहाँ पर लोगों के सामने और जो युवा वर्ग है पढ़ाई को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं उसका भी आंसर उन्हें मिल जाए। मेडिकल की अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है तो और अगर वो गरीब परिवार से है उसको लेकर सरकार की क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं। अगर वाकई में मेधावी छात्र है लेकिन उसके पास पैसा पढ़ने के लिए नहीं है, उसको लेकर सरकार की तरफ से उसे प्रोत्साहन के तौर पर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है ताकि उसको सहायता की जाए। ऐसे तमाम पहलू जब निकलकर सामने आते हैं, ऐसे तब जमा जो है तमाम सवाल सामने आते हैं, तो सरकार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए और उनको ध्यान में रखते हुए जनता के लिए योजनाएं लागू करनी चाहिए। और एक दूसरी तरफ अगर बात योजनाओं को लागू करने की हो तो यहाँ पर योजनाओं को लागू करने से पहले सरकार को ये भी यहाँ पर सोचना चाहिए कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर जो यहाँ पर योजनाओं को लागू किया गया है उसका कितना फायदा यहाँ की युवा वर्ग को मिल पा रहा है। जो मेधावी छात्र हैं लेकिन वो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास में पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, तो उसको लेकर सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसका वो फायदा उठा सकता है, अच्छी शिक्षा हासिल कर सकता है। अगर बात यहाँ पर कोचिंग सेंटरों की जाए, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग सेंटर लगातार फल फूल रहे हैं और जिससे यहाँ पर मोटी एक रकम वसूली जाती है छात्रों से, अभिभावकों से, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है ताकि इस तरीके से अवैध वसूली ना की जाए, जो या फिर सरकार की तरफ से कोचिंग सेंटर के तौर पर भी कुछ ऐसे सेंटर स्थापित करने चाहिए कि अगर कोई मेधावी छात्र और गरीब परिवार से है वो इसका फायदा उठा सके। रोजगार के क्षेत्र में सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए या बाकी तमाम और जो है विभागों की बात की जाए, तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर रिक्त स्थान है जिसको भरने की आवश्यकता है, युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता है। सरकारों को ठोस कदम उठाना होगा। सरकार को ये सोचना और समझना होगा कि अगर हमारे राज्य की जनता का विकास नहीं हो रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है। ये सरकार को सोचना होगा कि विकास को लेकर योजनाएं जो लागू की गई हैं उसका कितना फायदा जो है छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। सरकार को यहाँ पर यह भी सोचना होगा कि आखिरकार जो है छत्तीसगढ़ की आवाम को लेकर जो योजनाओं को लागू किया गया था कितने प्रतिशत लोगों को अभी तक उसका फायदा मिला है, ये आंकलन जरूर करना चाहिए और इसी आंकलन के तहत ही यहाँ पर जो है सरकारों को कदम उठाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में लगातार जो है जिस तरीके से किसान की बात हो या फिर युवा वर्ग की बात हो या फिर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की बात हो या फिर और बाकी तमाम क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की बात हो, सरकार को चाहिए कि सबको साथ लेकर चलें, सबके लिए योजनाएं लेकर आएं। जो पात्र लोग हैं, जो हितग्राही हैं, उनको उन योजनाओं का फायदा मिले। सरकार अपनी ऐसी योजना को लागू करे कि जो हितग्राही हैं उन तक, जन जन तक सरकार की योजना को आसानी से पहुंचाया जाए। भले ही उसके लिए सरकार को जागरूकता अभियान चलाने पड़े, भले ही जागरूक लोगों को यहाँ पर करना पड़े, भले ही सरकार को किसी भी माध्यम से जनता तक उन योजनाओं का फायदा पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर सरकार को करनी चाहिए ताकि उसका फायदा वहाँ की जनता आराम से उठा सके। और बड़ा अहम सवाल ये तब हो जाता है कि आखिरकार जो है इस तरह के जब योजनाएं तो चला दी जाती हैं लेकिन उसका फायदा जनता को नहीं मिल पाता है, तो उन योजनाओं को चलाने का फायदा क्या है। ऐसे तमाम सवाल हैं, ऐसे तमाम बिंदु हैं जिनको लेकर सरकार और जनप्रतिनिधि को सोचना और समझना चाहिए और अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी है उसको दूर करने की भी यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए ताकि उसका सीधा फायदा जनता को मिले, ताकि जो सरकार की योजना है जो जन तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की होती है उसको पहुंचाने का